आप मेरी कहानियों को बहुत पसंद कर रहे हो। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे दीदी, ये घर है या कोई कबार खाना? और तुम्हें अपनी ये क्या हालत बना रखी है? चेहरा उतरा हुआ, कपड़े अस्त व्यस्त। अरुण कहाँ है? अरुण ऑफिस चला गया है और बच्चे स्कूल। सुशीला, अब इस उम्र में मुझसे ये घर नहीं संभलता। दिन भर बच्चों के पीछे भागते भागते मेरी कमर जैसे टूट ही गई है। और अरुण, वो तो जैसे अपनी जिद पकड़ कर बैठा है। मेरी थकान, मेरा दर्द, कुछ भी उसे दिखता ही नहीं। दीदी, तुम कब तक अरुण की जिद के आगे यूं ही झुकती रहोगी? मानो या न मानो, मर्द जात से अकेले बच्चों की परवरिश नहीं होती। इस घर को संभालने के लिए, बच्चों को समझने के लिए घर में एक औरत का हाथ होना जरूरी है, बहुत जरूरी। अरे सुशीला, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। वो बस यही कहता है कि उसके बच्चों की माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। उसे डर है कि कहीं सौतेली माँ बच्चों को वो प्यार न दे पाए जो उन्हें उनकी असली माँ से मिलता था। देखो दीदी, डर अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह। मैंने एक लड़की देखी है, कविता। वो दिल की बहुत साफ है। शायद वही इस घर को फिर से संभाल सके। कविता? हाँ दीदी, वो गरीब घर की है। उसके सिर पर पिता का साया भी नहीं है, लेकिन उसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। बहुत ही सुशील है, समझदार है। मैंने खुद उसके घर वालों से बात की थी। उन्हें सब पता है कि अरुण के 2 बच्चे हैं, फिर भी वो इस रिश्ते के लिए राजी हैं। कविता जैसी लड़की ही इस टूटे हुए घर को जोड़ सकती है। गरीब है तो क्या हुआ दीदी? औरत अमीरी से नहीं, संस्कारों से पहचानी जाती है। पर क्या अरुण मानेगा? वो किसी की सुनेगा भी? अरुण को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है दीदी। तुम उसकी माँ हो, तुम्हें पूरा हक है उसके भले के लिए फैसला लेने का। अगर आज तुमने कड़ा कदम नहीं उठाया तो कल ये बच्चे भी बिखर जाएंगे, और अरुण भी। मेरी बात मानो दीदी, इस रिश्ते की बात आज ही पक्की कर दो। तू सही कह रही है सुशीला, अब बहुत हो गया। अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। तू बात आगे बढ़ा दे। अरुण को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसे राजी करके ही मानूंगी। घड़ी में ठीक 7 बजे थे। स्कूल बस आने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। अरुण एक हाथ में प्रिया की पानी की बोतल और दूसरे हाथ में अर्जुन का स्कूल बैग लिए घर के अंदर पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। वक्त तेजी से निकल रहा था और अर्जुन बेटा, दूसरा टिफिन मिला या नहीं? जल्दी करो, स्कूल बस आने ही वाली है। पापा, नहीं मिल रहा। कल दादी ने यही कहीं रखा था। मुझे ये वाला सॉक्स नहीं पहनना, इसमें से अंगूठा दिखता है ना। पापा, मेरी चोटी करो। कल टीचर ने डांटा था और बाल भी बिखरे हुए हैं। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी मम्मी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा गंदी रहती हूँ। प्रिया की बातें सुनकर अरुण का दिल जैसे बैठ गया। उसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। वो धीरे धीरे कंघी उठाता है और जैसे तैसे पर पूरे प्यार से प्रिया के बिखरे बाल संवारने लगता है। बेटा, आज बस ये रबर बैंड लगा देता हूँ। शाम तक मैं अच्छे से सीख लूंगा, ठीक है? चलो चलो, लेट हो रहे हैं। अरुण ने जैसे तैसे बच्चों को तैयार किया। टिफिन बनाने का समय नहीं था, इसलिए उसने दोनों के हाथ में बस बिस्किट के पैकेट थमाए। फिर उन्हें बस स्टॉप तक छोड़कर घर लौट आया। घर आते ही वह पसीने से तरबतर था। सोफे पर धराम से बैठा और सिर पकड़ लिया। तभी कांता चुपचाप उसके सामने खड़ी हो गई। देख लिया अरुण, यही हाल है तेरे घर का। ना बच्चों को वक्त पर ढंग का खाना मिलता है, ना पहनने को सलीके के कपड़े। प्रिया रो रही थी, कह रही थी कि स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। तू अकेला बाप तो बन सकता है अरुण, लेकिन माँ नहीं बन सकता। प्लीज माँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त दे दो। नहीं अरुण, ऐसे कुछ ठीक नहीं होगा। बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। सुशीला ने जिस लड़की की बात की है वो सच में बहुत अच्छी है। तुझे शादी करनी होगी अरुण। नहीं माँ, मैंने 1000 बार कहा है, मेरी जिंदगी में मेनका की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई दूसरी औरत आकर मेरे बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाएगी। मैं अपने बच्चों का बचपन किसी सौतेली माँ के भरोसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, मत कर शादी।
अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को परेशान होते हुए देख ले। और सुन अरुण, अगर इस बार तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज से अन्न जल त्याग दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी अरुण, क्योंकि मुझसे अब तेरा और इन बच्चों का ये हाल और देखा नहीं जाता। माँ, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। ये सही नहीं है। आप मेरे प्यार, मेरे डर और मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। हाँ, मानती हूँ मैं गलत हूँ, पर एक माँ अपने बेटे के भले के लिए गलत भी बन सकती है अरुण। अब फैसला तेरा है, या तो कविता से शादी कर या फिर मेरी मरी हुई शक्ल देखने के लिए तैयार रह। अरुण बेबसी से माँ की ओर देखता रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस हार थी। एक लंबी खामोशी के बाद वो अंदर ही अंदर टूट गया और आखिरकार हार मान ली। ठीक है माँ, आप जीत गईं। मैं शादी कर लूंगा, लेकिन याद रखना, ये शादी सिर्फ आपकी जिद के लिए हो रही है। उस औरत को मैं कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। अरुण की ना आखिरकार हाँ में बदल गई। कांता ने बिना एक पल गवाए सुशीला को फोन किया और रिश्ता पक्का कर दिया। आनंद फानंद में बिना किसी धूमधाम के मंदिर में अरुण और कविता की शादी हो गई। मंडप में अरुण का शरीर मौजूद था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। शादी के बाद कविता ससुराल आई, मगर घर में ना कोई रौनक थी, ना कोई उत्सव। कांता ने रस्म निभाते हुए कविता की आरती उतारी और उसे घर के भीतर ले आई। शाम होते होते मोहल्ले की कुछ औरतें नई बहू को देखने के बहाने आधम की। कविता चुपचाप बैठी रही और पर्दे के पीछे से अर्जुन और प्रिया डरते डरते चोरी चोरी अपनी नई माँ को देखते रहे। अरे कांता, बहू तो सच में बड़ी सुंदर है, पर मेरी समझ से बाहर है एक बात। इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी और कवारी लड़की ने 2 बच्चों के बाप से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी? मेरे अरुण के भाग अच्छे थे जो ये रिश्ता हो गया। कविता बड़ी गुणी लड़की है। अरे शीतल, तुझे नहीं पता क्या? बेचारी गरीब घर की है, जरूर पैसों का लालच होगा। सुना है इसके बाप ने ढेर सारा कर्ज ले रखा था। अब देखना, अरुण की कमाई पर राज करेगी। कविता चुपचाप ये सब सिर झुकी सुन रही थी। हे राम, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। किसी की अच्छाई को भी अच्छी नजरों से नहीं देखते, न किसी को देखने देते हैं। ये औरतें यहाँ बहू देखने नहीं, उसमें कमियां निकालने आई हैं। इन मासूम बच्चों का क्या होगा? सौतेली माँ सगी माँ थोड़ी बन जाती है। अब देखना ये बच्चों को कैसे परेशान करेगी। हे राम, प्रिया और अर्जुन का क्या होगा? देखना, उनकी जिंदगी तो नरक बन जाएगी। सौतेली माँ तो डायन जैसी होती है, खाना भी टाइम पर नहीं देती। चुप कर शीतल, मेरी बहू ऐसी नहीं है। वो बहुत अच्छी और संस्कारी है। देखना, बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी, उन्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगी। तुम लोग हमारे घर में जहर मत घोलो। अरे हम तो बस तुझे सावधान कर रहे थे कांता। जमाना बड़ा खराब है आजकल। खैर, हमें क्या, तू जाने, तेरी बहू जाने। इतना गुस्सा क्यों करती है? बस बहुत हुआ। मेरी बहू के बारे में फुसफुसाने की जरूरत नहीं है। वो जिस हाल में भी आई है, इस घर की बहू है, और इस घर की इज्जत पर कोई उंगली उठाए ये मुझे मंजूर नहीं। अरे कांता, बुरा मानने वाली क्या बात है? हम तो बस यूं ही कह रहे थे। आजकल भरोसा करना मुश्किल हो गया है, इसलिए। चलो चलो हम चलते हैं। अब तो वक्त ही बताएगा कि सौतेली माँ वाकई कभी सगी बन भी पाती है या नहीं। औरतें तो चली गईं, लेकिन उनके शब्दों का जहर घर की हवा में घुल चुका था। पर्दे के पीछे खड़े अर्जुन और प्रिया सब कुछ सुन चुके थे। सौतेली माँ, डायन, नर्क, उनके नन्हे नन्हे दिलों में ये शब्द धीरे धीरे घर करने लगे। सच में अर्जुन भैया, ये जो नई मम्मी आई है, क्या ये हमें परेशान करेगी? हमें मारेगी क्या? हाँ प्रिया, हो सकता है। पहले हमसे मीठी मीठी बातें करेगी, फिर हमसे सारे घर का काम करवाएगी। कल स्कूल में मेरा एक दोस्त भी कह रहा था कि तेरी जो सौतेली माँ आ रही है ना, वो तुझसे सब काम कराएगी, बहुत मारेगी, तुझे नौकर बनाकर रखेगी। नहीं भैया, हम ऐसा नहीं होने देंगे।
हम इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे। हम इन्हें कभी अपनी मम्मी नहीं बनाएंगे। नहीं मम्मी, गंदी होती है। हाँ प्रिया, हम ऐसा ही करेंगे। थोड़ी देर बाद कविता रसोई में गई। उसने बच्चों के लिए अपने हाथों से हलवा बनाया। मुस्कुराते हुए प्लेट हाथ में लिए वो बच्चों के पास आई, बिल्कुल अनजान कि सामने बैठे नन्हे दिलों में उसके लिए डर और नफरत पहले ही जगह बना चुके थे। प्रिया, अर्जुन, आओ बेटा, मैंने तुम दोनों के लिए हलवा बनाया है। गरम गरम है, खा लो। नहीं, हमें नहीं खाना, हमसे दूर रहो। अरे बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, क्यों नहीं खाना? आओ ना, मैं अपने हाथों से तुम दोनों को खिलाती हूँ। आप गंदी हो, आप सौतेली माँ हो। शीतल दादी ने कहा था कि आप हमें मारोगी। जाओ यहाँ से, हमें आप नहीं चाहिए। हमें हमारी पुरानी मम्मी चाहिए। हाँ, हम आपको कभी मम्मी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं। हमें आपका ये हलवा भी नहीं चाहिए, दूर रखो इसे, हमें कुछ नहीं खाना। इतना कहकर अर्जुन ने झटके से प्लेट जमीन पर पटक दी। हलवा फर्श पर फैल गया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और उसी पल कविता की आंखों में आंसू छलक आए। हाथ खाली वो खामोश खड़ी रह गई। अर्जुन, ये क्या बदतमीजी है? मम्मी से कोई ऐसे बात करता है क्या? ये हमारी मम्मी नहीं है, ये गंदी औरत है। ये क्या तरीका है बात करने का अर्जुन? धीरे धीरे तुम सारी तमीज भूलते जा रहे हो। क्या ऐसे अपने बड़ों से बात की जाती है? चलो अभी सॉरी बोलो। नहीं भैया, सॉरी नहीं बोलेंगे। देखा, गंदी आंटी, आपकी वजह से आज दादी ने भैया को इतनी डांट लगा दी। आप बहुत बुरी हो। बच्चे रोते हुए अपने कमरे में भाग गए और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। घर में सन्नाटा फैल गया। कविता चुपचाप फर्श पर बिखरे टूटे हुए कांच को समेटने लगी। एक नुकीला टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया। खून बह निकला, लेकिन उस दर्द से कहीं ज्यादा दर्द उसके दिल में था। अगली सुबह बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। प्रिया आईने के सामने अपने उलझे बालों को लेकर फिर परेशान थी। कविता ने हिम्मत जुटाकर धीमे से कहा, प्रिया बेटा, मैं तुम्हारे बाल बना दूं? एकदम परी जैसी लगेगी मेरी गुड़िया। जैसे ही कविता ने प्रिया के बालों में धीरे से कंघी लगाई, प्रिया जोर से चीख पड़ी, दादी बचाओ। क्या हुआ प्रिया, तुम चीखी क्यों? दादी देखो, इन्होंने जानबूझकर मेरे बाल खींचे। ये मुझे दर्द देना चाहती हैं। बहुत गंदी है ये। नहीं माँ जी, मैंने तो बस प्यार से कंघी की थी। मैंने उसे कोई दर्द नहीं दिया। मैं तो सिर्फ उसके बाल संवारना चाहती थी। झूठी हो आप। पापा सही कहते थे, हमें किसी नई माँ की जरूरत ही नहीं है। प्रिया ने अचानक कविता के हाथ से कंघी छीन ली और जोर से फेंक दी। चलो भैया, स्कूल चलते हैं। हाँ चल प्रिया, मैं अपना बैग पैक कर लेता हूँ। अर्जुन अपना स्कूल बैग पैक करने लगा। कविता ने देखा, उसकी पानी की बोतल टेबल पर रह गई थी। अर्जुन बेटा, तुम्हारी बोतल रह गई थी, ये लो। आपने इसे क्यों छुआ? अब ये गंदी हो गई है। मुझे नहीं चाहिए, ये पानी नहीं चाहिए। अर्जुन ने झटके से बोतल उठाई और उसका पानी कविता के सामने वॉश बेसिन में उड़ेल दिया गया। छोटी छोटी बूंदें फर्श पर फैलती रही और कविता चुपचाप खड़ी रही, दिल में दर्द और आंखों में नमी। पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगाए होंगे। अब मुझे स्कूल में प्यासा रहना पड़ेगा। अर्जुन, ये क्या तरीका है? वो तुम्हारी माँ है बेटा। वो सिर्फ आपके लिए बहू होगी दादी, हमारे लिए वो कुछ नहीं है, बस एक मुसीबत है। इतना कहकर अर्जुन ने अपना बैग उठाया, प्रिया का हाथ पकड़ा और दोनों बच्चे स्कूल की तरफ निकल गए। कविता वहीं खड़ी रही, अपमान के घूंट पीते हुए। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा था कि प्यार से वो सब कुछ जीत लेगी, लेकिन नफरत की जड़ें
बहुत गहरी थी और इसे हराना इतना आसान नहीं था। रात हुई। अरुण कमरे में आया। कविता को उम्मीद थी, शायद पति का साथ मिलेगा, शायद अब वह अकेली नहीं रहेगी। सुनिए, आज बच्चों ने मुझे कोई शिकायत नहीं सुननी। मैंने पहले ही साफ कह दिया था, बच्चे तुम्हें कभी अपनाने वाले नहीं हैं, इसलिए उनसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस आपको बताना चाहती थी। शायद बच्चों को थोड़ा वक्त चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, सच में। देखो कविता, साफ साफ समझ लो, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मेरे दिल में और इस घर में आज भी सिर्फ मेनका की जगह है। तुम्हें अगर रहना है तो अपनी हद में रहना होगा। चाहो तो अलग कमरे में रह लो, और अगर ये सब तुम्हारे लिए सहना मुश्किल है तो दरवाजा खुला है, अपने मायके चली जाओ। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इतना कहकर अरुण ने करवट बदली और सोफे पर लेट गया। कविता वहीं खड़ी रह गई, उस भरे पूरे घर में भी बिल्कुल अकेली। जहां बच्चे उससे नफरत करते थे, पति एक अजनबी बन चुका था और सास चाहकर भी बेबस थी। उस अंधेरी रात में कविता की आंखों से आंसू बहते रहे। फिर उसने चुपचाप उन्हें पोंछा और अपने टूटे हुए दिल से एक वादा किया। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। आज से ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। सौतेली कहलाऊंगी तो भी मंजूर है। एक दिन मेरी ममता इनके दिलों में भरी नफरत को पिघला कर ही रहेगी। उस रात के बाद कविता सब समझ चुकी थी। वो जान गई थी कि सामने आकर अपनापन दिखाएगी तो बच्चों और अरुण दोनों से ठुकरा दी जाएगी। इसलिए उसने शोर नहीं, चुप्पी चुनी। सामने नहीं, पर्दे के पीछे रहकर घर को संभालने का फैसला किया। अगली सुबह घर का नजारा बदला हुआ था। रोज की तरह आज अरुण मौजे ढूंढते हुए चिल्ला नहीं रहा था। उसके धुले, सिले हुए और प्रेस किए कपड़े बेड पर बड़े सलीके से रखे थे। अरे, आज मेरी ब्लू शर्ट खुद ब खुद यहाँ रखी है और मौजे भी मिल गए। लगता है माँ ने ही रखा होगा, शायद। तैयार होकर अरुण जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा टेबल पर गर्मा गर्म नाश्ता लगा था और चाय से उठती भाप घर में किसी अनकही मौजूदगी का एहसास करा रही थी। वाह, आज चाय में अदरक बिल्कुल सही है। कमाल कर दिया। सच कहूँ तो आज की चाय ने पूरा दिन ही बना दिया। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। आज सच में चाय कुछ अलग ही लग रही है। उधर बच्चों के कमरे में भी जैसे कोई अनदेखा जादू फैल रहा था। प्रिया की स्कूल ड्रेस पहली बार इतनी सलीके से बेड पर तह लगाकर रखी थी। वहीं दूसरी तरफ वो पानी की बोतल, जिसे अर्जुन ने गंदा कहकर फेंक दिया था, अब बिल्कुल नई जैसी चमक रही थी। धुली हुई, भरी हुई, जैसे किसी ने चुपके से सिर्फ उनके लिए सब ठीक कर दिया हो। अरे, आज मेरी बोतल इतनी साफ कैसे है? एकदम नई जैसी लग रही है। शायद किसी ने देख लिया होगा भैया, इसलिए साफ कर दी। कविता ने बच्चों के टिफिन में उनके पसंदीदा स्माइली सैंडविच बनाए। बिना कोई शब्द कहे उन्हें सलीके से पैक किया और चुपचाप कांता के हाथों में थमा दिया। माँ जी, ये टिफिन आप ही बच्चों को दे दीजिएगा। अगर मैंने दिया तो शायद फेंक देंगे। आप कह दीजिएगा कि ये या तो काम वाली ने बनाया है या आपने खुद। मेरा नाम मत लेना। कब तक ऐसे छुप छुप कर इस घर की सेवा करेगी बहू? तुम कर रही हो और नाम मेरा हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, नाम किसका है ये इतना जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि बच्चे भूखे ना रहें। जब उन्हें मेरे हाथ का खाना खाने की आदत हो जाएगी तब नाम भी बता देंगे। कांता ने बच्चों को टिफिन दिया। स्कूल से लौटते ही उनके चेहरे पर मुस्कान थी। दादी, दादी, आज टिफिन बहुत यमी था। मेरे सारे फ्रेंड्स ने भी खाया। कल भी वही बनाना। हाँ दादी, वो पहले वाली बाई तो गंदा खाना बनाती थी, लेकिन आज वाला बहुत टेस्टी था। आपने ही बनाया था। हाँ बेटा, मैंने ही बनाया था। कविता दूसरे कमरे से ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। उसने अपनी मेहनत का फल देखा, भले ही क्रेडिट किसी और को मिलता हो। दिन बीतते गए और घर की हालत धीरे धीरे बदलने लगी। अब घर बिखरा हुआ नहीं रहता था। अरुण को उसका रुमाल, फाइल, वॉलेट सब जगह सही सलामत मिलते। बच्चों का होमवर्क समय पर पूरा होता,
क्योंकि विशाखा रात को चुपके से उनके बैग चेक करती और रफ कॉपी में नोट्स बना देती। एक शाम अरुण ऑफिस से थका हुआ लौटा। विशाखा ने काम वाली रज्जो भाई को चाय देने के लिए भेजा। रज्जो, आज तूने चाय कमाल की बनाई है, बिल्कुल वैसी जैसी मैं चाहता था। सच कहूँ तो अब तो मुझे इस चाय की आदत ही हो गई है। साहब, वो तो भाभी जी ने बनाई है। रोज आपके लिए, बच्चों और सबके लिए चाय, नाश्ता, खाना सब वही बनाती हैं। मैं तो बस सर्व करती हूँ। अब अरुण समझ गया था कि सब कुछ, चाय, नाश्ता, खाना, सब कविता ही बनाती है। फिर भी उसे इस चाय की आदत लग चुकी थी। बिना कुछ कहे वह चुपचाप चाय पी गया और अपने कमरे में चला गया। यह देखकर कविता के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई, एक तसल्ली भरी मुस्कान। ऐसे ही एक दिन खाना खाते हुए प्रिया ने कहा, दादी, आज सब्जी में वो वाला टेस्ट नहीं है, खाना आज अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आज तो सब्जी रज्जो ने बनाई है। तभी पिछले कुछ दिनों से जो सब्जी बन रही थी वो बहुत टेस्टी थी। दादी, रज्जो को बोलो वैसी ही सब्जी आज बनाना। बेटा, जो खाना तुझे पिछले कुछ दिनों से इतना टेस्टी लग रहा था ना, वो वही बना रही थी तेरी नई मम्मी, जिसे तू गंदी आंटी कहता है। ठीक है, इतना भी गंदा खाना तो नहीं बनाती गंदी आंटी। हाँ। कविता दूर खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। उसके लिए अब साफ था, वो अरुण और बच्चों की जिंदगी का वो अहम हिस्सा बन चुकी थी जिसके बिना अब उनका काम ही नहीं चलता। बस उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। समय बीतता गया। कविता की खामोश, बिना तारीफ वाली सेवा ने घर को संभाल लिया था, लेकिन दिलों की दूरी अब भी बरकरार थी। शादी को अब 6 महीने हो चुके थे। एक दोपहर कविता की माँ लक्ष्मी देवी अपने बेटी से मिलने आई। बेटा, तू कितनी दुबली हो गई है कविता। काम का बोझ ज्यादा तो नहीं है ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, घर का काम तो होता ही रहता है। अरे बेटा, अब तेरी शादी को 6 महीने हो गए। मैं तुझे एक सलाह देने आई हूँ। अब अपना खुद का बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। आखिर बुढ़ापे में अपना खून ही काम आता है। ये सौतेले बच्चे अभी छोटे हैं तो ठीक है, लेकिन कल बड़े होकर तुझे पूछेंगे भी नहीं। अभी वे दोनों बात कर रही थी कि पानी पीने आया अरुण। उसने दूर से उनकी बातें सुनकर वहीं रुक गया। छुप छुप कर वह सुनता रहा। इसी बीच उसने देखा कि बच्चे भी वहीं खड़े रहकर सब कुछ सुन रहे थे। लेकिन तभी कविता अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी आवाज में गुस्सा था। माँ बस, आगे एक शब्द भी मत बोलना। अरे मैं तो तेरे भले के लिए। कैसा भला माँ? क्या माँ बनने के लिए बच्चे को जन्म देना ही जरूरी है? आप अर्जुन और प्रिया को सौतेला कह रही हैं? खबरदार, अगर दोबारा उन्हें पराया कहा तो। ये मेरे बच्चे हैं, मेरी जान है। पर बेटा, मैं तो सिर्फ तेरे भले के लिए कह रही थी। नहीं माँ, मैंने तय कर लिया है, मैं अपना कोई बच्चा नहीं लाऊंगी। अगर मेरा अपना बच्चा हुआ तो मेरा प्यार बढ़ जाएगा, और मैं अर्जुन और प्रिया के हिस्से का प्यार किसी और को नहीं देना चाहती। भगवान ने मुझे 2 प्यारे बच्चे दिए हैं, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर आप इन्हें अपना नहीं बना सकती तो मुझसे भी रिश्ता मत रखिएगा। प्लीज, आप जा सकती हैं। लक्ष्मी देवी चुपचाप चली गई, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़े अरुण और बच्चों के पैर तले जमीन खिसक गई। अरुण की आंखों में नमी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, और बच्चों को पहली बार समझ आया कि जिसे उन्होंने डायन और बुरी समझा था, वो असल में उनकी ढाल बनकर खड़ी थी। उस दिन किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह घर का माहौल एकदम नया था। नाश्ते की टेबल पर अरुण और बच्चे बैठे थे। रोज की तरह रज्जो पराठे लेकर आई। लो बच्चों, गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। नहीं रज्जो दीदी, आप रहने दो। प्रिया उठी और किचन की तरफ बढ़ी, जहां कविता खड़ी थी। कविता का दिल धड़कने लगा। शायद आज फिर कोई शिकायत होने वाली है। मम्मी, मतलब आप हमें खाना नहीं दोगी? हमें पता है रोज आप ही टेस्टी खाना बनाती हो। रज्जो दीदी के हाथ में वो टेस्ट नहीं है। प्लीज
आप परोस दो। मम्मी शब्द सुनते ही कविता की आंखों से आंसू छलक पड़े। कांपते हाथों से उसने प्लेट उठाई और बच्चों के सामने धीरे धीरे खाना परोसा। थैंक यू मम्मी। कल स्कूल में पीटीएम है। पापा हमेशा बिजी रहते हैं। अब आप हमारे साथ चलोगी? सब बच्चे अपनी मम्मी के साथ आते हैं। मैं सच में जरूर चलूंगी बेटा, मैं सबसे पहले तैयार हो जाऊंगी। कविता की खुशी का ठिकाना नहीं था। अरुण, जो अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था, अपना गला साफ करता है और कहता है, कविता जी, मेरा टिफिन कहाँ है? आज तो बहुत लेट कर दिया तुमने। रोज तो टाइम पर बैग में रख देती हो, आदत ही बिगाड़ दी मेरी। अब मुझे भी तुम्हारे हाथ का ही खाना चाहिए और तुम्हारे हाथ से ही टिफिन चाहिए। चलो लाओ इधर। कविता दौड़कर टिफिन लाई और अरुण के हाथ में थमाया। अरुण ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। हल्का सा सिर हिलाकर थैंक यू कहा। उस एक नजर में सारे पुराने गीले शिकवे जैसे मिट गए। कांता दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। फिर अरुण चला गया और घर में एक मीठी, खामोश संतुष्टि फैल गई। देखा माँ जी, आपने सही कहा था, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आज मुझे मेरा परिवार मिल गया। बेटा, तुझे परिवार नहीं मिला, आज इस परिवार को तू मिल गई। तुमने इस बिखरे हुए घर को जोड़ दिया। उस दिन के बाद मोहल्ले वालों के मुंह बंद हो गए। अर्जुन और प्रिया अब गर्व से कहते थे, हमारी मम्मी सबसे बेस्ट है। अरुण को अपनी मेनका की याद अब दुख नहीं देती थी, क्योंकि कविता ने उस खालीपन को प्यार और अपनापन से भर दिया था। आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरे चैनल पर कौन सी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।